सुप्रभात आप सभी को। आज की कक्षा में हम लोग अनुच्छेद लेखन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि अनुच्छेद लेखन अर्थात पैराग्राफ राइटिंग कैसे किया जाता है, कैसे हम पैराग्राफ को, अनुच्छेद को लिखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ राइटिंग। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो अनुच्छेद लेखन को जान लेना आवश्यक है कि अनुच्छेद शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। हिंदी पर्याय मतलब हिंदी में समानार्थी है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। अनुच्छेद जो होता है वो क्या होता है कि यह निबंध का संक्षिप्त यानी छोटा रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं, यानी 80 to 100 वर्ड्स में अपने जो विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, उसको हम लोग अनुच्छेद के अंतर्गत लिखते हैं या पैराग्राफ राइटिंग में लिखते हैं। परिभाषा क्या हो कि किसी घटना, परिभाषा देख लीजिए कि किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त कम शब्दों में किंतु सारगर्भित, सारगर्भित मतलब अर्थपूर्ण ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है क्या कि किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त अर्थात कम शब्दों में किंतु सारगर्भित, सारगर्भित मतलब अर्थपूर्ण ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अब अनुच्छेद लेखन तो समझ में आ गया। अब अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। यदि इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो अनुच्छेद होगा, पैराग्राफ होगा, वह अच्छा लिखा जाएगा ना। तो पहली विशेषता, एक एक करके हर विशेषताओं को देख लेंगे, हर चीज़ों को देख लेंगे जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए अनुच्छेद लिखते समय। पहला ध्यान किस पर रखना चाहिए कि अनुच्छेद लिखने से पहले उसकी एक रूपरेखा बना लें, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। यानी पहले रूपरेखा बना लेना चाहिए या संकेत बिंदु बना लेना चाहिए। लेकिन कुछ प्रश्न पत्रों में, जैसे वर्तमान समय में जो आपकी कक्षा में प्रश्न पत्र आते हैं, उसमें क्या होता है कि रूपरेखा और संकेत बिंदु दोनों दिए होते हैं ना। आपको उन्हीं रूपरेखा एवं संकेत बिंदुओं को ध्यान में रख करके अनुच्छेद को लिखना पड़ता है। यानी पहले से ही आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, प्रश्न पत्र मिलेगा, उसमें पैराग्राफ कैसे लिखना है, उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए और किन किन संकेत बिंदुओं के माध्यम से आपको लिखना है, ये सब दिया रहता है। और यदि नहीं दिया है तो आपको उसे बना लेना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ जिसका सबको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा कि अनुच्छेद में किसी विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। अगर कोई विषय है, चूँकि इसमें शब्दों की मात्रा सीमित होती है, कम शब्दों में लिखना होता है, इसलिए कोशिश ऐसा करना चाहिए कि अनुच्छेद में जो भी विषय है उसके किसी एक पक्ष का ही हम वर्णन करें, जिससे कम समय में और कम शब्दों में आसानी से एक अच्छा अनुच्छेद लिख सकें। तीसरा जो विशेषता और ध्यान रखने की बात है वो क्या है कि भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। जिस भी भाषा, लैंग्वेज का हम प्रयोग करते हैं वो सरल हो, आसान हो, स्पष्ट हो, सबको समझ में आने वाली हो, साथ ही साथ प्रभावशाली हो, यानी उसका एक इम्पैक्ट भी हो, अच्छा खासा प्रभाव भी होना चाहिए, ताकि जो समीक्षक हो या पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके, इम्प्रेस हो सके। इसके लिए यह ज़रूरी है कि आपकी भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली हो। चौथी चीज़ जो ध्यान में रखना चाहिए अनुच्छेद लिखते समय, पैराग्राफ लिखते समय, कि एक ही बात को बार बार न दोहराएं, क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराने से आप अपनी अनुच्छेद को दिए गए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने संदेश को लोगों
तक नहीं पहुंचा पाएंगे। व्यर्थ का विस्तार हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपका ना, अगर एक ही चीज़ को बार बार दोहराएंगे तो। अगली जो चीज़ है ध्यान रखने की वो क्या है कि अनावश्यक विस्तार से बचें। वही चीज़ जो चौथे के अंतर्गत है कि बिना मतलब के बढ़ा चढ़ा करके हमको अनुच्छेद में चीज़ों को नहीं लिखना चाहिए, लेकिन विषय से न हटें, अपने मूल विषय से कभी भी हमको हटना नहीं चाहिए। अनावश्यक विस्तार से तो बचें, साथ ही साथ अपने विषय पर ही रहें। जो हमारा टॉपिक है, जिस पर हमको अनुच्छेद लिखना है या जिस पर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, अनुच्छेद लिख रहे हैं, उस टॉपिक से हमको हटना नहीं चाहिए। आपको भले ही संक्षेप में अनुच्छेद को पूरा करना है, परंतु आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से न भटक जाएं, यानी आपको अपने विषय के अनुसार ही अनुच्छेद लिखना है। अगला है कि शब्द सीमा को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर जितना शब्द सीमा होनी चाहिए उससे ज़्यादा आप लिख देंगे तो भी वह अनुच्छेद अच्छा नहीं माना जाएगा, और बहुत कम शब्दों में ही समाप्त कर देंगे तो भी वह अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। सातवीं विशेषता, सातवीं जो चीज़ जिसे ध्यान में रखना चाहिए अनुच्छेद के अंतर्गत वो क्या है कि पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई बात विषय से अलग लगे और पढ़ने वाले का ध्यान विषय से भटक जाए, यानी एक रूपता होनी चाहिए न, उसमें एक सीक्वेंस होना चाहिए घटनाओं का। फिर अगला जो है, विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई सूक्ति या पंक्ति है तो उसका भी आप अनुच्छेद लिखते समय प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका अनुच्छेद बहुत अधिक प्रभावशाली और रोचक हो जाएगा, रोचक लगने लगेगा। अगला कि अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसके अंत में जो भी पढ़ने वाला है उसके समझ में उस पूरे अनुच्छेद का निष्कर्ष आना चाहिए, उसका कंक्लूजन उसे अच्छे से समझ में आना चाहिए, यानी विषय समझ में आ जाना चाहिए। आप लोगों को आसानी से समझने के लिए आगे अनुच्छेद का कुछ उदाहरण दिया जा रहा है, इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि कैसे अनुच्छेद लिखते हैं न। उदाहरण के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना हो कि ग्लोबल वार्मिंग मनुष्यता के लिए खतरा, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना है, तो प्रश्न पत्र में भी ऐसे ही आपको संकेत बिंदु दिया रहेगा। पहले क्या है कि वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव और समस्या का समाधान, यानी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान, ऐसे संकेत बिंदु दिए रहेंगे। इन संकेत बिंदुओं के माध्यम से ही आपको अनुच्छेद लिखना होगा। तो संकेत बिंदु क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि आप विषय से भटके न, विषय से अलग आप न चले जाएं, इसके लिए संकेत बिंदु दिए जाते हैं। और इन्हीं संकेत बिंदुओं का जो क्रम होता है ना, इसी के अनुसार हमको अनुच्छेद या पैराग्राफ लिखना चाहिए। जैसे सबसे पहले यहाँ ग्लोबल वार्मिंग क्या है यह दिया है ना, तो सबसे पहले अनुच्छेद लिखते समय हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना होगा। फिर ग्लोबल वार्मिंग का कारण दिया है तो दूसरा जो स्ट्रेंजा है ना, उसमें हमको क्या है कि उसके कारण के बारे में बताना होगा। फिर प्रभाव बताना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, और फिर हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे समाप्त कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, इसको बताना होगा। अब जैसे निबंध का मान लीजिए यहाँ प्रारंभ हो गया ना, मैं सरसरी रूप से आपको पढ़ करके सुनाते चल रहा हूँ, आगे आप अच्छे से इसको देख लेंगे। कि जैसे पिछले दशक, अब ग्लोबल वार्मिंग मनुष्यता के लिए खतरा वाले विषय पर आपको लिखना मान लीजिए, तो क्या लिखेंगे कि पिछले दशक में जिस समस्या ने मनुष्य का ध्यान अपनी ओर खींचा है वह है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सा अर्थ है धरती के तापमान में निरंतर वृद्धि, यानी ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है, धरती के तापमान में वृद्धि। ठीक है,
यद्यपि यह समस्या विकसित देशों के कारण बढ़ी है, परंतु इसका नुकसान सारी धरती को भुगतना पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारणों के मूल हैं मनुष्य की बढ़ती आवश्यकताएं। यानी ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण जो है वो क्या है कि आदमियों की बढ़ती हुई आवश्यकता और उसकी स्वार्थ वृत्ति। मनुष्य स्वार्थ वृत्ति मतलब वो अपने वो स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए मनुष्य आज तैयार रहता है ना, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है। मनुष्य प्रगति की अंधाधुंध दौड़ में शामिल होकर के पर्यावरण को अंधाधुंध क्षति पहुंचा रहा है। कल कारखानों की स्थापना करने के लिए पेड़ पौधों को काट रहा है, बस्तियों को बसाने के लिए, सड़कों को चौड़ा करने के लिए, इन सब कामों के लिए वो क्या कर रहा है कि पेड़ पौधों को काट रहा है ना। उसके बाद इससे पर्यावरण को दो तरफा नुकसान हुआ है। अब इसमें क्या हो गया कि पहले आपने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है उसके बारे में भी जाना, फिर उसके बाद उसका कारण और उसके बाद उसका नुकसान यानी प्रभाव हम देख रहे हैं ना कि इससे पर्यावरण को दो तरफा नुकसान हुआ है। इन गैसों को अपनाने वाले पेड़ पौधों की कमी से ऑक्सीजन, वर्षा की मात्रा और हरियाली में कमी आई है। ये प्रभाव पर अभी हम लोग चल रहे हैं ना। इस कारण वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है। ये प्रभाव हो गया, कारण भी हो गया, प्रभाव भी हो गया। अब समाधान की ओर आएंगे तो अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक ओर धरती की सुरक्षा की कवच जो ओजोन परत है उसमें छेद हुआ है, तो दूसरी ओर पर्यावरण असंतुलित हुआ है। असमय वर्षा, अतिवृष्टि यानी बहुत ज़्यादा पानी का बरसना, अनावृष्टि मतलब बिल्कुल पानी न बरसना, जैसे सूखा होता है ना उसे अनावृष्टि कहते हैं। सर्दी गर्मी की ऋतुओं में भारी बदलाव आना, ये सभी क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग के ही प्रभाव हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अब अंत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग से ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलने का खतरा उत्पन्न हो गया है, जिससे एक दिन प्राणियों के विनाश का खतरा होगा। अधिकाधिक पौधे लगा करके उनकी देखभाल करनी चाहिए। यहाँ से देखो ये समस्या का समाधान हो रहा है ना, कैसे कि अधिकाधिक पौधे लगा करके उनकी देखभाल करनी चाहिए तथा प्रकृति से छेड़छाड़ बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि पर भी नियंत्रण करना होगा। आइए इसे आज से ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि कल तक तो बड़ी देर हो जाएगी। इस तरह से आपका ये क्या होगा, एक संक्षिप्त अनुच्छेद पैराग्राफ पूरा हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण एक और देख लीजिए कि अभ्यास का महत्व। मान लीजिए कि अभ्यास का महत्व विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना हो, पैराग्राफ लिखना हो, तो आप क्या करेंगे, सीधे भी लिख सकते हैं ना, बिना संकेत बिंदु के भी अनुच्छेद लिखा जा सकता है। जैसे अभ्यास का महत्व विषय पर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे कि यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो किसी भी कठिन कार्य को किया जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस होता है, जितना प्रैक्टिस करेगा वह उतना ही ज़्यादा सीख पाएगा ना। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। अर्जुन और एकलव्य नाम है जिन्होंने आर्चरी में यानी धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की थी। उसी प्रकार वरदराज जो कि एक मंद बुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत भी बन गई ना। कहावत क्या बनी उसको देखेंगे कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत्र सुजान, रसरी यावत जातते शिल पर परत निशान। यानी रस्सी के आने जाने से भी कठोर शिल पर, शिल मतलब शिला पत्थर, रसरी बड़ा की मात्रा है ना, रसरी यावत जातते शिल पर परत निशान, यानी पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पर्वत पर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे, यानी लगातार हर विषय को यदि कोई अच्छा विद्यार्थी पढ़े तो उससे
कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर लेंगे, यानी आसानी से उस विषय को वो समझ जाएंगे। यह कहा भी गया है कि परिश्रम ही क्या है, सफलता की कुंजी है न। आप जितना अभ्यास करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही सफल होंगे। इस तरह से अनुच्छेद लेखन समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद कैसे लिखना चाहिए। धन्यवाद।